हम तो आपको कैमरे पर चुनौती दे रहे हैं, अमित शाह और मोदी में दम है। बोल दे खाली ये बात की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। राजा जो है, जो बड़े पद पर है, जिसके पास बहुत अधिकार मिला हुआ है, उसको बेनोवेलेंट होना चाहिए, उसको फॉरगिविंग होना चाहिए। मोदी को कई लोगों का ऐसा मानना है कि ही इज नॉट बेनोवेलेंट। बीजेपी की ताकत संग है। आम आदमी पार्टी की सफलता को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग था जो ये कहता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तब देश मंडल और कमंडल की आग में जल रहा था। इकोनॉमिकली वी वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो हमेशा सुशील मोदी कहते थे कि नीतीश कुमार हमेशा एक दरवाजा और खिड़की खोल के रखते हैं। अभी हमने कहा दरवाजा खिड़की के साथ साथ रोशनदान भी खोल के रखते हैं, लेकिन अब हमको लगता है वो चीज खत्म है। नीतीश कुमार अब खत्म है, अब इसके आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी जी के साथ आपके क्या इक्वेशन खराब हुए? कोई क्वेश्चन खराब नहीं। अभी भाई जब नहीं कोई अभी भी ना, भाई मोदी जी प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से देश के सामान्य नागरिक का क्या इक्वेशन होगा? नहीं, आपके सामान्य नागरिक वाले संबंध नहीं थे ना? नहीं, आप जब काम किया तब किया, जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। आप कभी कोई भेंट मुलाकात कोई नहीं, क्या क्या भेंट मुलाकात होगी हमारे? भाई प्रधानमंत्री क्यों किसी से मिलेंगे? वो बड़े आदमी, जो देश का प्रधानमंत्री है, वो प्रशांत किशोर जैसा आदमी जो कुछ नहीं है, उससे क्यों मिलेगा? जो बीजेपी का फ्यूचर है, आप बीजेपी की स्ट्रेंथ और फ्यूचर मोदी के बाद आपको क्या लगता है? बीजेपी की जो लीडरशिप है उसमें कौन सा ऐसा स्पार्किंग लीडर भाई है? बीजेपी का स्ट्रेंथ ये है कि वो संघ से, उसके साथ संघ है, और संघ एक विचारधारा आधारित व्यवस्था है जो कि बीजेपी की लीडरशिप, बीजेपी को एक तरह से स्थिरता देती है। जो राजनीतिक दल है उसमें जो उथल पुथल, चुनाव के नतीजे, राजनीतिक उथल पुथल की वजह से जो राजनीतिक दलों को फेस करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आप चूंकि संघ का सपोर्ट है तो उसमें वो स्थिरता रहती है। जैसे जहाज चल रहा है पानी में और एक कहीं जब बंदरगाह पर बांधने की जगह हो तो जहाज बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर लेगा। तो संघ, बीजेपी की ताकत संघ है, उनकी विचारधारा है, जिसपे मानने वाले बिहार देश में कुछ लोग हैं जो उस विचारधारा में यकीन रखते हैं। वो सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी की ताकत कोई व्यक्ति नहीं है, संघ और संघ की विचारधारा है। उनकी कमजोरी जो है वो ओवर डिपेंडेंस ऑन जो ये मोदी फैक्टर है कि एक व्यक्ति, अब आप खोज रहे हैं कि मोदी के बाद मोदी जैसा कौन, तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं कई लोग आपको बताते हैं कि मतलब बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण होता जा रहा है और राज्यों के जो उनकी लीडरशिप है वो उस स्तर की या उस तरह की प्रखर नहीं है जितना पहले होती थी, ऐसा लोगों का मानना है। बीजेपी वाले ऐसा नहीं मानेंगे, वो तो कहेंगे नहीं अभी जो है वो भी इतना ही प्रखर है, उतना ही ताकतवर है। लेकिन अब आप सामान्य लोगों से पूछिएगा कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, तो बहुत कम लोग बता पाएंगे। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, लोग नहीं बता पाएंगे। आज से 20 वर्ष पहले आप पूछते भाई गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, लोग बताता नरेंद्र मोदी मजबूत नेता है। कुछ लोग बताते वसुंधरा राजे राजस्थान में है, शिवराज जी मध्य प्रदेश में है, येदियुरप्पा जी कर्नाटक में है। आज जो बीजेपी की लीडरशिप है जो राज्यों में है, उसकी उस तरह की पहचान, उस तरह की ताकत, प्रखरता नहीं दिखती है और ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी दिखता है। क्यों? योगी जी हैं, अमित शाह हैं, सब लोग हैं, लेकिन ओवर, भाई स्वाभाविक है जब दल है तो बहुत लोग रहेंगे, लेकिन जो ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी है वो मुझे रिस्क फैक्टर की तरह दिखता है। नहीं, मोदी के अलावा आपको दूसरी जो लाइन की लीडरशिप तो है ही सारे लोग नहीं, उसमें लगता है कि आपको कोई अगर मोदी कल की तारीख में रिटायर हो जाए तो काहे रिटायर हो जाएंगे? कहाँ बोला उन्होंने कि रिटायर हो रहे हैं? मतलब कि 2035 के बाद तो किसने बोला कि वो तो भाई कहने वाले लोग कह रहे थे कि अभी रिटायर हो जाएंगे। किसने बोला कि रिटायर हो जाएंगे? आपको बोला है उन्होंने? वो रिटायर होने का थे, आपको लगता है 2047 तक? भाई अब मैं कौन हूँ बोलने वाला? मैं कह रहा हूँ उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है? क्या ऐसी कोई चर्चा बीजेपी में हुई है? ये तो पत्रकार जबरदस्ती का अपना स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं। तो मोदी के अलावा आपको कोई वहां पे नहीं लगता कि जो भाई हमें नहीं, मैं ये कह रहा, आपने मुझे जो सवाल पूछा कि बीजेपी की ताकत क्या है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी की ताकत संघ और उसकी विचारधारा है। बीजेपी की कमजोरी क्या है या रिस्क क्या है, तो ओवर डिपेंडेंस ऑन मोदी है, इतना ही मैं बोलूँ। मोदी की ताकत क्या है और मोदी की कमजोरी क्या है? भाई मोदी की ताकत है कि उनका 45 बरस का जो अनुभव है,
समाज का वो तो बहुत सारे नेताओं के पास में है। नहीं, बता रहे हैं ना, ऐसे कैसे बहुत सारे नेताओं के पास है, किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास है। संघ में प्रचारक के तौर पर जिस तरह से 15 साल उन्होंने समाज में काम किया, फिर उसके बाद 15 साल भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर जो काम किया, और फिर 15-20 साल से अब प्रशासक के तौर पर काम कर रहे हैं, इन तीनों को मिला दीजिएगा तो समाज, राजनीतिक व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों का जो एक्सपीरियंस मिक्स है, ये बहुत कम लोगों के पास है। यही मोदी की ताकत है। और मोदी जी की कमजोरी क्या है? अब कमजोरी क्या है भैया, हम छोटे आदमी, हम क्या बताएं कमजोरी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि राजा जो है, जो बड़े पद पर है, जिसके पास बहुत अधिकार मिला हुआ है, उसको बेनोवेलेंट होना चाहिए, उसको फॉरगिविंग होना चाहिए। मोदी को, कई लोगों का ऐसा मानना है कि ही इज़ नॉट बेनोवेलेंट। बेनोवेलेंस इज ए डिफरेंट थिंग, जिसको आप हिंदी में उसका एकदम सीधा वर्ड तो नहीं, मतलब उदारता जो है, उदारता मतलब ऐसे खाना बांटने वाला उदारता नहीं, सोच में उदारता। ठीक है, सबको कि मेरा क्रिटिसिज्म भी कोई कर सकता है, वो भी मेरा प्रिय हो सकता है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि द किंग शुड बी बेनोवेलेंट। कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस की प्रॉब्लम एक थोड़ी ना है कि बहुत सारे हजारों हैं। हाँ। और आपने एक लंबा चौड़ा उनको दिया था प्रेजेंटेशन। आज की तारीख में कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व को ये लगता ही नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो जब तक आप मानोगे नहीं कि कोई गलती कर रहे हैं, तब तक सुधार होगा नहीं। मान लीजिए कि आपको डायबिटीज हो गया, आपका शरीर गल रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं जाके जांच कराओ, देखो, और आपका नहीं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ये तो वेट ऐसे ही कम हो गया है, ऐसे ही थोड़ी थकान लग रही है। तो जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि आप में कुछ गलती है, तब तक सुधार होगा नहीं। और कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो मुझे लगता है एक शब्द में, उसको ऐसा लगता है कि हमारी विचारधारा में, हमारे प्रयास में, हमारे कार्यशैली में, हमारे जनता के आउटरीच में, हमारे संगठन में कोई कमी नहीं है, लोगों में कमी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोग हार रहे हैं। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है। जो 2024 का मैंडेट था, उसमें संविधान खत्म हो जाएगा, इस नारे के साथ में कांग्रेस को एक आंशिक सफलता मिली। आपको लगता है कि राहुल गांधी आज की तारीख में जिस सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को लेके, ओबीसी पॉलिटिक्स को लेके स्टेट में जाना चाहते हैं, वो 90s का फार्मूला, जैसे कई बार होता है ना कि भाई 1990 के ऐसा है। आप लोग सफलता और विफलता को 2020 की तरह देखते हैं। जब उनको सो कॉल्ड सफलता मिली, तब भी मैंने कहा कि 45 सांसदों वाले कांग्रेस को 99 सांसद आना एक तरह से सफलता माना जा सकता है। उसका एक पहलू ये है कि उनके 99 या 100 सांसद आ गए, तो एक चीज़ हो गया कि विद इन कांग्रेस लोगों ने मान लिया कि राहुल गांधी ही हमारा नेता रहेगा। राहुल, उससे पहले मरमरिंग होती थी कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को लीड कर सकते हैं कि कोई दूसरा होना चाहिए। 99 होने से ये चीज़ तो तय हो गया, भैया राहुल गांधी ही रहेंगे। लेकिन देश ने उनको नेता नहीं माना है। और मैंने एक आंकड़ा भी दिया था कि इंदिरा जी की जब सबसे बड़ी हार हुई इंदिरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की, तो उनको 175 से ज़्यादा सीट आया था। और राहुल गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हुई, तो उनको 99 सीट आया है। ये दिखाता है कि वो कांग्रेस के नेता जरूर बन गए हैं 2024 की सफलता के बाद, लेकिन देश का नेता बनने के लिए अभी लंबा रास्ता उनको तय करना है। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष आप होते तो क्या करते? कांग्रेस में क्या ऐसी आमूलचूल परिवर्तन करते जिससे कि कांग्रेस, हम लोग की हैसियत नहीं है इतनी बड़ी। कांग्रेस का अध्यक्ष तो भाई वो गांधी परिवार के लोग बनते बनाते हैं, हम लोग की ना उतनी हैसियत है। चलिए आप किसी गोपाल होते नहीं, हम क्यों ऐसी बात का, हम यूएस के प्रेसिडेंट होते तो हम क्या करते भाई? हम क्यों, हमारी अपनी समस्या कम है कि हम दूसरे की समस्या ओढ़ लें अपने सर पे। जब उन्होंने बुलाया, जब उन्होंने पूछा, तो उस समय अपने समझ के अनुसार मैंने बात बताई। आज मेरी ये समस्या नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को क्या करना चाहिए, कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। आपने मेरे सवाल पूछा उनकी कमजोरी क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। कमजोरी ये है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनमें कुछ गलती है। जिस दिन वो मान लेंगे, उनको किसी प्रशांत किशोर, किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है। जब मान लीजिएगा कि हमारे काम में कुछ गलती है, अपने आप कोई ना कोई सुधार करेगा। जब तक आप मानोगे नहीं, तो कोई आ जाए दुनिया में, आप सुधार होगा नहीं। आपने ममता जी के साथ काम किया, आप कैसे अब आज की तारीख में देख रहे हैं कि बंगाल का जो अगला विधानसभा चुनाव होगा, वहाँ पे क्या चीज़ें बदल रही हैं, या ममता स्ट्रीट फाइटर होने के कारण अभी भी चुनाव को लीड करेंगी? मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से बिहार में इतना फंसा हुआ हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है।
बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जो पूरी नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें ऐसे कौन से पॉलिटिशियन आपको लगते हैं जिनमें कि आपको एक विज़न या फिर जो आगे लंबी रेस के घोड़े हैं या फिर वो अनदर एक फिनोमेना बन जाएंगे या फिर मैं व्यक्ति नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जो भी ज़मीन पर उतर के 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल संघर्ष करेगा, उसके लिए जगह है। भारतीय राजनीति में आपके सबसे पसंदीदा पॉलिटिशियन या करेक्टर या जिनको कि आप एडमायर करते हो, जिन्होंने पॉलिटिक्स के ग्रामर को बदल दिया हो? बहुत लोगों ने बदला है, मतलब गांधी ने आके पहले बदला, फिर एक नेहरूवियन एरा रहा, तो नेहरू जी ने अपने हिसाब से गांधी के एक तरह से चूज एंड वन होने के बावजूद जो नेहरू जी ने किया, कई मायनों में उन्होंने गांधी के पॉलिसी से अलग हट के भी काम किया, उनका एक एरा रहा है। उसके बाद मेरी अपनी नज़र में नरसिम्हा राव जी को मैं बहुत बड़ा नेता और प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रधानमंत्री, मेरे पसंदीदा प्रधानमंत्री के तौर पे मैं नरसिम्हा राव जी को देखता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इकोनॉमिक इसलिए रिफॉर्म कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने तब देश मंडल और कमंडल की आग में जल रहा था। इकोनॉमिकली वी वेर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। वहाँ से देश को शांत कर देना, माइनॉरिटी के गवर्नमेंट को चलाते हुए देश में राम मंदिर को लेकर हो रहे दंगे, राम मंदिर बाबरी मस्जिद के दंगों को करीब करीब शांत कर देना, मंडल को लागू करा देना बिना किसी हल्ला हंगामा के, और जो इकोनॉमिक रास्ता उन्होंने 91 से शुरू कराया, डेफिनेटली मनमोहन सिंह जी को बहुत क्रेडिट है। लेकिन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। अगर नरसिम्हा राव जी का नेतृत्व नहीं होता तो आज जो देश में आप अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, ये हम लोग नहीं देख रहे होते। प्रधानमंत्री कोई बने, दल कोई आए, फॉर्मेशन कोई आए, लेकिन 91 से जो आर्थिक उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ है वो इरिवर्सिबल है। एक दौर है जो नेहरू जी का दौर चला और एक दौर है जो नरसिम्हा राव जी के 91 के बाद शुरू हुआ है। इसलिए मैं उनको बहुत बड़ा प्रधानमंत्री मानता हूँ। प्रचारक के तौर पर एन.टी. रामाराव और आडवाणी जी को मैं मानूंगा कि ये बड़े प्रचारक थे। एन.टी. रामाराव ने जैसे पहली बार रथ का कॉन्सेप्ट जो है कि आप गाड़ी पर बैठकर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम करेंगे, और उससे बड़ी इंदिरा जी जैसे बड़ी नेता को उन्होंने चुनौती देकर 2 साल में, साल भर के अंदर राज्य को 2 साल में जीत जाना, वो बहुत बड़ी बात है। उसी तरह आडवाणी जी ने जिस तरह का प्रचार अभियान या जिस तरह का उन्होंने प्रयास करके भाजपा को 2 से उठाकर जहाँ लेकर आए, और उससे भी बड़ी बात जितने उन्होंने नेता अपने नीचे भाजपा में सेकंड रंग, थर्ड रंग क्रिएट किए, तो ऐसे बहुतेरे लीडर हैं। वाजपेयी जी के बारे में मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, समझ ही रहा हूँ। वाजपेयी जी का मतलब उनके ओरेट्री के तो सब बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े नेता थे। लेकिन मैं अगर आप मुझे पूछेंगे पसंदीदा मेरा प्रधानमंत्री, तो मैं नरसिम्हा राव ही कहूँगा। आप फिल्में वगैरह देखते हैं? नहीं देखते सर, फिल्म भी नहीं देखते हैं, टीवी भी नहीं देखते हैं, पेपर भी नहीं पढ़ते हैं। मेरे घर में यहाँ कोई पेपर नहीं आता है, कोई टीवी, कोई न्यूज़ समाचार नहीं देखते हैं, कोई नोट नहीं लेते हैं। मैं हाथ में कलम कागज़ लेकर, डायरी लेकर नहीं घूमता हूँ। तो मेरा इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, और फिल्म तो बिल्कुल ही नहीं देखते। किताबें पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं। तो आजकल क्या पढ़ रहे हैं? आजकल तो अभी कुछ नहीं पढ़ रहे। अभी तो जब तक आँख बंद ना हो जाए तब तक काम से ही फुर्सत नहीं है। किताब पढ़ते रहते हैं। इनफैक्ट अभी लास्ट किताब वाजपेयी जी पर ही पढ़ रहे हैं। वो जो अभिषेक चौबे की किताब पढ़ रहे हैं या वाजपेयी पे किसकी? नहीं, मतलब वाजपेयी की पर 4 मैं ऐसे नहीं पढ़ता हूँ। मैं जैसे वाजपेयी पर मैंने 5-7 किताबें इकट्ठा की हैं, और उसको सबको लिटरली साथ में पढ़ता हूँ। बिहार में जो अक्सर, हाँ, आपका एक मैं कोट कहीं देख रहा था कि जिस बिहार में 5 किलो अनाज पे लोग वोट देते हों, शराब पे लोग वोट दे देते हैं, ठीक है, जाति पे वोट देते हैं, आपको लगता है कि बिहार में लोग बिना आइडियोलॉजी के, बिना लिगेसी के, बिना किसी स्ट्रक्चर के भी वोट देंगे? बिल्कुल देंगे। पहली बात कि ये बिना आइडियोलॉजी और बिना, हाँ, हमारी लेगेसी नहीं है इन दैट ट्रेडिशनल सेंस, लेकिन लेगेसी है। मैं बिहार का हूँ और बिहार की इसी मिट्टी से पैदा होकर अपने लिए नाम, पहचान, जगह बिना चोरी किए हुए, बिना जेल गए हुए, बिना कोई घोटाला किए हुए, बिना शराब बालू माफिया बने हुए अपने लिए एक जगह बनाई है मैंने। बिहार का नाम ही बढ़ाया होगा, नीचे नहीं किया होगा।
तो लेगेसी है। विचारधारा के लिए मैं कह रहा हूँ कि गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलो। और वोट देने का जहाँ तक बात है, हम बस इतना ही कह रहे हैं कि तुमने जाति पर दे दिया, तुमने धर्म पर दे दिया, मंदिर मस्जिद के लिए दे दिया, बालू के लिए दे दिया, शराब के लिए दे दिया, अनाज के लिए दे दिया, नाली गली के लिए दे दिया, एक बार अपने बच्चों के लिए दे दो वोट। तो हमारा नारा ही है बस एक लाइन का कि एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, उसके शिक्षा और रोजगार के लिए दो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर का। उन्होंने ढेर सारे सवालों के जवाब दिए और किस तरह से जनसुराज एक बिहार में एक सशक्त अपनी प्रेजेंस बनाने जा रहा है, उनका दावा है, उनका विश्वास है और एक नए मुहावरे के साथ प्रशांत किशोर बिहार में डटे हुए हैं। शंकर रमेश।